गुड इवनिंग। यस, जितेंद्र कुमार। गुड इवनिंग, कैसे हो जितेंद्र? आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। आज है आपका लेक्चर नंबर 2। पहला इंट्रोडक्शन था, लेक्चर नंबर 1 कल मैंने करा दिया था। ठीक है, आज से हम लोग चैप्टर स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला जो चैप्टर आपको पढ़ना है वो है यूनिट मेजरमेंट एंड डायमेंशन। जैसा कि मैंने पहले बता रखा है कि यूनिट मेजरमेंट एंड डायमेंशन जो है, ठीक है, वो सबसे पहले हम कंप्लीट करेंगे। उसके बाद फिर मैं स्टार्ट करूंगा मैथमेटिकल टूल, जो कि करीब सात सात नहीं करीब 10 लेक्चर के आसपास रहेगी, जिसके अंदर हम सिर्फ बेसिक ऑफ मैथमेटिक्स पढ़ने वाले हैं। इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, स्लोप, टेंजेंट क्या होती है, सर्कल का इक्वेशन क्या होता है, इलिप्स का इक्वेशन क्या होता है, ठीक है, हाफ एंगल फॉर्मूला को कैसे यूज करेंगे, वो सब चीज हम लोग धीरे धीरे करके करेंगे। तो आज मैं स्टार्ट कर रहा हूं यूनिट मेजरमेंट एंड डायमेंशन। चैप्टर नंबर 01। बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, सब कुछ समझ में आएगा। ठीक? क्या है यूनिट मेजरमेंट एंड डायमेंशन? यह है आपका सबसे पहला चैप्टर। ठीक है, इसको पढ़ने से पहले हमें यह समझना होगा कि फिजिकल क्वांटिटी होती क्या है। ठीक है, बिल्कुल बेसिक सा है, समझ में आ जाएगा आराम से। ठीक है, सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग फिजिकल क्वांटिटी। ये फिजिकल क्वांटिटी होती क्या है, इसको मैं पीक्यू लिखूंगा अभी से शॉर्ट में, फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? फिजिकल क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसको हम मेजर कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि ये फोन है, ठीक है, इसकी लेंथ कितनी है हम मेजर कर सकते हैं, इसकी थिकनेस कितनी है मेजर कर सकते हैं, इसकी वॉल्यूम कितनी है ये मेजर कर सकते हैं, इसकी डेंसिटी कितनी है ये भी हम मेजर कर सकते हैं। जो भी चीज आप मेजर कर सकते हो, ठीक है, और मेजर करने के बाद क्या उसकी कोई यूनिट होनी चाहिए। ठीक है, ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसको हम मेजर कर सकते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? फिजिकल क्वांटिटी। ऐसा क्वांटिटी जिसको हम मेजर कर सकते हैं उसको हम क्या बोलेंगे? फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, और इसको क्या होना चाहिए? जो भी फिजिकल क्वांटिटी होगी वो कैन बी एक्सप्रेस्ड इन सम नंबर विथ यूनिट। उसका एक नंबर भी होना चाहिए, उसके साथ एक यूनिट भी होनी चाहिए, तो वो फिजिकल क्वांटिटी है। अगर मैं बोलूं कि ये फोन बहुत सुंदर है तो इसका कोई मतलब नहीं बनता। ठीक है, कितनी सुंदर है कोई नंबर नहीं है। ठीक है, हम कंपेयर कर सकते हैं, इसकी सुंदरता को हम कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन वो फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। तो मैं सबसे पहले डेफिनेशन लिखता हूं, फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? ऐसा क्वांटिटी, क्वांटिटी which can be measured, which can be which can be measured and can be expressed expressed in number with unit. फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हम लेंथ मेजर कर सकते हैं। लेंथ मान के चलो मैंने मेजर किया, इसकी लेंथ कितनी है? मान के चलो 10 सेंटीमीटर। अब देखो जरा 10 सेंटीमीटर ये क्या है? एक नंबर है और ये यूनिट है, तो लेंथ को हम क्या बोलेंगे? फिजिकल क्वांटिटी है। ठीक है, उसके बाद एरिया, एरिया मान के चलते हैं ये 10 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ये देखो नंबर है और यूनिट है। तो ऐसा क्वांटिटी जिसको हम मेजर कर सकते हैं वो सारी की सारी फिजिकल क्वांटिटी होती है। ठीक है, यहां पे एक्सेट्रा लिख देता हूं, ईटीसी। क्या ये बात समझ में आ रहा है जितेंद्र? ऐसा क्वांटिटी जिसको हम मेजर कर सकते हैं एंड कैन बी एक्सप्रेस्ड इन नंबर विथ यूनिट, उसको हम क्या बोलते हैं? फिजिकल क्वांटिटी बोलेंगे। आइए नेक्स्ट देखेंगे, फिजिकल क्वांटिटी कितने टाइप की होती है? फिजिकल क्वांटिटी कितने टाइप की होती है? तो देखा जाए तो ये हम ब्रॉडली अगर क्लासिफाई करें तो ये 2 टाइप की होती है, या फिर हम चाहे तो उसको 3 टाइप से भी बोल सकते हैं। ठीक है, 1, 2, 3। ठीक है, पहला होता है फंडामेंटल, FUNDAMENTAL, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। एक होती है डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी,
डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, और एक होती है सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी बोल सकते हैं। आपको क्या याद रखना है? फंडामेंटल याद रखना है, फंडामेंटल। दुनिया में 7 ऐसे क्वांटिटी है जो किसी चीज के ऊपर डिपेंड नहीं करती है, ठीक है। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी को आपको याद रखना है। टोटल कितने फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी होती है, और फंडामेंटल क्यों बोलते हैं? ये एक ऐसा क्वांटिटी होती है जो किसी और चीज के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, जैसे कि लेंथ, लेंथ, ठीक है, मास, टाइम, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। करंट, इलेक्ट्रिक करंट बोलेंगे, इलेक्ट्रिक करंट। और एक होती है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इंटेंसिटी। सबके बारे में डिटेल में डिस्कस कर रहा हूं, डोंट वरी, ठीक है। अब देखो जरा, पहले तो इसके बारे में बात करते हैं। लेंथ की जो यूनिट होती है, लेंथ की यूनिट हमें पता है क्या होती है? एसआई यूनिट क्या होती है? मीटर होती है। लेंथ की एसआई यूनिट क्या होगी? मीटर होगी। लेंथ को हम कैसे लिखेंगे? कैपिटल एल से डिनोट करेंगे, ठीक है। कुछ डायमेंशन के फॉर्म में भी एक्सप्लेन कर रहा हूं। लेंथ के लिए हम क्या यूज करते हैं? कैपिटल एल यूज करते हैं। मास के लिए हम क्या यूज करेंगे? कैपिटल एम यूज करेंगे। टाइम के लिए हम क्या यूज करेंगे? कैपिटल टी यूज करेंगे। टेम्परेचर के लिए या तो आप के यूज करो या फिर आप टीटा यूज करो, दोनों ही यूज कर सकते हो, ठीक है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए हम ऐसा लिखेंगे, मोल, ठीक है। करंट की यूनिट क्या होती है? एम्पियर, तो इसके लिए हम ए यूज करेंगे। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, कैंडला, सीडी, ठीक है। अब यहां पे इसके सबका मतलब लिख देता हूं, ध्यान से देखना। लेंथ की एसआई यूनिट क्या होती है? सब एसआई यूनिट में लिखते हैं। लेंथ की यूनिट क्या होती है? मीटर। मास की केजी, टाइम का सेकंड, टेम्परेचर का केल्विन, ठीक है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल, ठीक है। करंट इलेक्ट्रिसिटी या फिर इलेक्ट्रिक करंट के लिए हम यूज करते हैं एम्पियर, और इसके लिए ल्यूमिनस इंटेंसिटी के लिए कैंडला। लेंथ आपको पता है, मास पता है, टाइम पता है, टेम्परेचर पता है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पता है, इलेक्ट्रिक करंट भी पता है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है? चमक, चमक। जैसे कि मेरे ऊपर लाइट लगा हुआ है, ये 4000 या 5000 ल्यूमिनस इंटेंसिटी की है, ठीक है। अगर ल्यूमिनस इंटेंसिटी ज्यादा होगी तो ज्यादा ब्राइट होगी, ज्यादा रोशनी देने वाली चीज। सन की इंटेंसिटी बहुत हाई है, सन से जो रेज आ रही है उसकी ल्यूमिनस इंटेंसिटी काफी हाई होगी। एक छोटा सा बल्ब है, उसकी ल्यूमिनस इंटेंसिटी कम होगी। हेलोजन बल्ब जो होती है उसकी ल्यूमिनस इंटेंसिटी ज्यादा होती है। स्टेडियम में जो लाइट यूज करते हैं उसकी ल्यूमिनस इंटेंसिटी ज्यादा है। आई होप ये क्लियर है ल्यूमिनस इंटेंसिटी का मतलब क्या है, ठीक है। लेकिन हम जब डायमेंशन लिखेंगे तो लेंथ के लिए हम एल यूज करेंगे, मास के लिए एम यूज करेंगे, टाइम के लिए टी, टेम्परेचर के लिए के लिखो या टीटा लिखो, एक ही बात है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए मोल, इलेक्ट्रिक करंट के लिए ए, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी के लिए कैंडला। अब देखो, इसको फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें से एक भी चीज किसी और चीज के ऊपर डिपेंड नहीं करता। क्या लेंथ टाइम के ऊपर डिपेंड करता है? नहीं। मास क्या टाइम के ऊपर डिपेंड करता है? नहीं। टेम्परेचर क्या टाइम के ऊपर डिपेंड करेगा? नहीं। करंट क्या मास के ऊपर डिपेंड करेगा? नहीं। लेंथ के ऊपर डिपेंड करेगा? नहीं। तो ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जो किसी चीज के ऊपर डिपेंड नहीं करता, वो खुद में सफिशिएंट है, वो क्या है? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। उसको हम क्या बोलते हैं? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। क्या ये बात क्लियर है? क्या ये बात क्लियर है? उसको हम बोलेंगे फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। अब देखो जरा, यहां पे आते हैं, ठीक है। अब जो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी होती है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। ये जो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी होती है, ये डिपेंड करती है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर या किसी और फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एरिया लिखना चाहूं, ठीक है, या फिर सोच के देखो, एरिया लिखता हूं, चलो। एरिया, एरिया क्या है? डिराइव्ड है। क्यों? क्योंकि एरिया क्या होती है? लेंथ इंटू ब्रेथ। ऐसा मान के चलते, लेंथ इंटू ब्रेथ होती है, लेंथ इंटू ब्रेथ। ये देखो, लेंथ के ऊपर डिपेंड कर रहा है, और ब्रेथ क्या है? लेंथ के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। ब्रेथ भी क्या है? एक लेंथ ही है, ठीक है। तो एरिया क्या है? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। अगर मैं वॉल्यूम लिखूं तो एल क्यूब लिखूंगा। डेंसिटी, चलो डेंसिटी के बारे में बात करते हैं।
अगर मैं डेंसिटी बोलूं तो डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम। हमें पता है कि वॉल्यूम जो है ये भी डिराइव्ड क्वांटिटी है, मास जो है ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। मतलब डिराइव्ड क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी होती है जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर या किसी और फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करती है, या फिर ऐसा सोचो डिराइव्ड क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जो फंडामेंटल का हेल्प लेती है। दुनिया में इस 7 को छोड़ के, ये जो 7 है, ये 7 को छोड़ के बाकी के सारे डिराइव्ड है। डेंसिटी, स्ट्रेस, स्ट्रेन, कुछ भी ले लो, जितने भी फिजिकल क्वांटिटी होती है जिसको हम मेजर कर सकते हैं वो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करने वाली चीज को हम डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी बोलेंगे। ठीक है, एक्सेट्रा लिख देता हूं। इसको छोड़ के बाकी के सारे डिराइव्ड होती है। एक होती है सप्लीमेंट्री, ये सप्लीमेंट्री कहीं लिखा होता है कहीं नहीं लिखा होता है, इसमें दो आती है। ठीक है, एक होता है प्लेन एंगल और दूसरा होता है सॉलिड एंगल। एक होती है प्लेन एंगल और एक होती है सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। ठीक है, प्लेन एंगल की यूनिट क्या होती है? रेडियन। और सॉलिड एंगल की यूनिट क्या होती है? स्टेडियन। प्लेन एंगल की यूनिट क्या होती है? रेडियन। और सॉलिड एंगल की यूनिट होती है स्टेडियन। तो सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी में बस ये दो ही आती है, डिराइव में सब आता है सिर्फ फंडामेंटल को छोड़ के, सब फंडामेंटल को छोड़ के। क्या ये क्लियर है यहां तक? क्या ये क्लियर है? आपको ये सातों के नाम याद रखने होंगे, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, करंट, और सात हो गई क्या? लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इलेक्ट्रिक करंट और ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ये 7 के नाम याद रखने हैं। ठीक है, अब बात करेंगे हम लोग, डायरेक्ट टॉपिक पे आएंगे, डायमेंशन या डायमेंशनल फॉर्मूला। ठीक है, आ जाओ। डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है? ये डायमेंशनल फॉर्मूला होती क्या है, पहले तो इसके बारे में समझते हैं और इसकी यूज कैसे करेंगे आने वाले टाइम में समझेंगे हम लोग। आज मैं बस डायमेंशनल फॉर्मूला के बारे में डिटेल में बताने जा रहा हूं। ठीक है, समझो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होती है। हम हर चीज को इस ब्रैकेट में लिखेंगे, एम एल टी के टर्म्स में लिखेंगे और इसकी पावर एक्स वाई जेड लिखेंगे। कुछ ना कुछ होगी, मास की पावर कुछ होगी, लेंथ की पावर कुछ होगी, टाइम की पावर कुछ ना कुछ होगी। तो हम इसको ऐसा रीड करेंगे। एक एग्जांपल ले लेता हूं, फॉर एग्जांपल जैसे कि लेंथ ले लो। एक एग्जांपल लेता हूं, लेंथ। कुछ भी याद नहीं रखना है, कुछ भी याद नहीं रखना है। लेंथ के लिए हम क्या यूज करते हैं? एल। अच्छा बताओ, लेंथ में कोई मास है क्या? नहीं है, तो जीरो। लेंथ एक है। टाइम है क्या इसमें? नहीं। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। तो डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ लेंथ इज 010 टू द बेस mlt। इसको कैसे रीड किया जाता है? हम ऐसा लिखेंगे, डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर्मूला ऑफ लेंथ इज ऐसा रीड करना है आपको। ये कैसे रीड करना है, ध्यान से सुनो। डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ लेंथ इज 010 टू द बेस mlt। mlt के फॉर्म में लिखेंगे। क्लियर है ये? अब आ जाओ आगे। अगर मैं एरिया लिखता हूं, ध्यान से देखना, एरिया के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगी? एरिया क्या होती है? लेंथ इनटू ब्रेथ होती है। तो लेंथ के लिए तो हम एल यूज करते हैं क्योंकि इसकी यूनिट मीटर होती है। ब्रेथ क्या है? ये भी तो लेंथ ही है ना, तो एल इंटू एल। तो इसको हम लिखेंगे एल स्क्वायर। तो इसमें तो मास है नहीं, मास है नहीं तो जीरो। लेंथ है कितना है? 2। टाइम है क्या इसमें? नहीं। ये सो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एरिया इज 020 टू द बेस mlt। ठीक है, वॉल्यूम के लिए क्या लिखेंगे? वॉल्यूम के लिए लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, एल बी एच लिखते हैं ना, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ऐसा लिखो। लेंथ इंटू, मैं छोटा छोटा लिख रहा हूँ, एल बी एच लिख रहा हूँ। लेंथ के लिए हम एल, ब्रेथ क्या है? लेंथ ही है। हाइट क्या होती है? ये भी लेंथ ही है, तो एल क्यूब होगी। इसमें मास तो है नहीं, मास है नहीं, लेंथ है। टाइम है क्या? नहीं, तो इसको स्क्वायर ब्रैकेट में डाल दो। सो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम इज m030 टू द बेस mlt। ठीक है, आगे बात करते हैं, आप और करेंगे। ठीक है, अगर मैं बोलूं डेंसिटी की बात करते हैं, चलो। डेंसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम होती है। मास अपॉन
वॉल्यूम होती है। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। ये जो डेंसिटी होती है, ये कौन सी डेंसिटी है? मास डेंसिटी होती है। आने वाले टाइम में हम पढ़ेंगे बहुत सारी चीजें, चार्ज डेंसिटी क्या होती है, ये सब चीज पढ़ेंगे हम लोग। लेकिन फिलहाल के लिए अभी डेंसिटी जब बोला जाए तो आप सिंस 10th से यहाँ पे आए हो तो आपको बस यही पता हुआ डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम। मास पर यूनिट वॉल्यूम इज नोन एज डेंसिटी। इसको कैसे याद रखना है? स्टेट में लिखना चाहते हो तो आप लिख लो मास पर यूनिट वॉल्यूम, 2-3 बार बोलोगे मास पर यूनिट वॉल्यूम इज नोन एज डेंसिटी, याद हो जाएगी। ठीक है। मास के लिए हम क्या यूज करते हैं? कैपिटल एम। वॉल्यूम के लिए क्या होगी? एल इंटू बी इंटू एच, मतलब एल क्यूब होती है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? एम की पावर 1 एल की पावर -3, और टाइम तो है ही नहीं, जीरो। ये टाइम के ऊपर तो डिपेंड ही नहीं करता है, तो जीरो। तो हम बोलेंगे कि डेंसिटी की डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है? 1 - 3 0 टू द बेस एम एल टी। आ रहा है समझ में? अच्छा, अगर मैं लिखता हूं स्पीड, स्पीड स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब देखो, डिस्टेंस मतलब लेंथ है ना, 10 मीटर 20 मीटर, क्या लेंथ ही तो है, तो एल। डिस्टेंस का मतलब है लेंथ है। टाइम मतलब टी। मास तो है नहीं, जीरो। लेंथ कितनी है? एक। टाइम ये टी ऊपर जाएगी तो टी रेज टू पावर -1। इसको कैसे रीड करना है? 0 1 -1 टू द बेस एम एल टी, स्पीड। अच्छा, एक बच्चा बोल रहा है सर डेंसिटी को एक्सप्लेन कीजिए। देखो, डेंसिटी क्या होती है? मास अपॉन वॉल्यूम। मास के लिए हम क्या यूज करते हैं? मास के लिए हम यूज करेंगे एम, क्योंकि मैंने यहां पे क्या बता रखा है देखो जरा, यहां पे मैंने बता रखा है मास के लिए हम लेटर यूज करेंगे एम, मास के लिए एम यूज करेंगे। ठीक है, तो मास के लिए एम हो गया। वॉल्यूम क्या होती है? एल क्यूब होती है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, तो एल क्यूब होगी। लेंथ भी एल है, ब्रेथ भी एल है, हाइट भी क्या होती है? लेंथ ही तो है ना, तो एल क्यूब होगी। या फिर मीटर क्यूब। वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है? मीटर क्यूब। वॉल्यूम का यूनिट क्या होगा? मीटर क्यूब। और मीटर के लिए हम क्या यूज करते हैं? एल यूज करते हैं, तो एल क्यूब होगी। जैसे ही ये एल क्यूब हुआ तो ये ऊपर जाएगी तो एल टू द पावर -3 हो गया। टाइम तो है नहीं, तो टी जीरो। क्लियर है ये जितेंद्र? मैं आपके कमेंट का वेट कर रहा हूं, जल्दी जल्दी कमेंट करो। क्लियर है यहां तक? अगर आपको यूनिट भी याद है ना, तो यूनिट से हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं। यस, ओके। अगर मैं आपसे बोलूं, ठीक है, वेलोसिटी, वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। इसकी यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकंड होती है। आपको पता होगा इसकी यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकंड, ये तो पता है। अब देखो जरा, मीटर मतलब क्या है? लेंथ है। टाइम मतलब क्या है? टी, एल टी रेज टू पावर -1। मास तो है ही नहीं, L1 T-1। अगर आपको यूनिट याद है, यूनिट से भी कर लोगे। डिस्प्लेसमेंट क्या है? लेंथ ही तो है ना। कितना डिस्प्लेस हुआ? 10 मीटर 20 मीटर, कितना डिस्प्लेस हुआ? लेंथ ही तो है वो। टाइम के लिए टी यूज करते हैं। आ जाओ, अगर मैं बोलूं एक्सोरेशन, एक्सलेशन क्या होगी? एक्सलेशन का फॉर्मूला क्या होती है? वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेलोसिटी अपॉन टाइम। लेकिन वेलोसिटी होती क्या है? देखो, वेलोसिटी क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और नीचे में ऑलरेडी एक टाइम है, तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम की स्क्वायर, टाइम की स्क्वायर। इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या यूज करेंगे? एल, और टाइम के लिए टी, तो टाइम का स्क्वायर है तो टी का स्क्वायर। तो यहाँ पे तो मास तो है नहीं, जीरो। लेंथ कितनी है? 1। टाइम कितना हो जाएगा? -2। ये डायरेक्ट निकल सकता था अगर आपको ये याद हो। ठीक है, एक्सलेशन की यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। तो मीटर के लिए लेंथ और टाइम के लिए टी, टी का स्क्वायर। तो ये हम डायरेक्ट लिख सकते थे m0 L1 T-2। डायरेक्ट लिख सकते। अगर आपको यूनिट याद है तो आप डायरेक्ट निकाल लोगे। गुड। ठीक है, कुछ भी याद नहीं रखना है, कुछ भी याद नहीं रखना है। हमें सिर्फ एक ही चीज की याद रखनी होती है, वो क्या है? फोर्स का, बस इसका ही याद रखना होता है। अच्छा चलो, फोर्स का निकाल के देखते हैं। फोर्स, फोर्स को क्या लिखते हैं? फोर्स इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सलरेशन, मास इंटू एक्सलरेशन। अगर आपको यूनिट है तो एक बार में निकालोगे। चलो पहले नॉर्मल तरीके से करते हैं। मास तो मास होती है, मास। एक्सलरेशन क्या होती है? वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेलोसिटी अपॉन टाइम।
ठीक है, मास तो मास होती है। वेलोसिटी को क्या लिख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और टाइम का टाइम मिलके क्या हो जाएगा, टाइम की स्क्वायर हो जाएगी। तो मास के लिए तो हम m यूज करेंगे, डिस्प्लेसमेंट के लिए l यूज करेंगे, टाइम के लिए t यूज करेंगे, और इसका स्क्वायर है तो t का स्क्वायर, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एम एल टी रेज टू पावर -2 1 1 ऐसा लिखेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट में डालेंगे। अब सोचो अगर इसको डायरेक्टली अगर लिखना हो, ठीक है, मास की, इसकी फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन। न्यूटन मतलब क्या, मास का होता है केजी, एक्सलेशन का होता है, एक्सलेशन का क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखो केजी के लिए तो हम एम यूज करेंगे, मीटर है, मीटर मतलब लेंथ है, और सेकेंड मतलब टाइम है, टाइम का स्क्वायर, एक लाइन में निकल जाता है, एम एल टी रेज टू पावर -2 ऐसा लिख देंगे, टी रेज टू पावर -2। बिल्कुल, ठीक है। आपको इसका याद रखना है, किसका, फोर्स का। मेरे साथ बोलो 10 बार, याद हो जाएगी। एम एल टी रेज टू पावर -2, 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 याद हो जाएगी। सिर्फ हमें इसका याद रखना होता है। अब देखो अगर इसका याद है तो कहाँ हेल्प होता है, ध्यान से सुना। अगर मैं पूछूं आपसे वर्क डन, अगर मैं पूछूं आपसे वर्क डन, तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स का मैंने बताया था, क्या याद किया था, एम एल टी रेज टू पावर -2, एम एल टी रेज टू पावर -2, और डिस्प्लेसमेंट मतलब लेंथ है, तो ये क्या हो जाएगी, एम एल स्क्वायर टी रेज टू पावर -2, इसकी पावर 1, इसकी पावर 1 प्लस हो जाएगी। फोर्स का अगर याद रखोगे तो सब कुछ निकल जाता है। चलो आगे करते हैं, ठीक है। एक चीज है सरफेस टेंशन। देखो जो नया नया चीज है ना, उसको कैसे याद रखना है, ठीक है, ये मैं स्टेटमेंट के फॉर्म में लिख के दूंगा, आपको फॉर्मूला याद रखना है। हालांकि ये चैप्टर देखा जाए तो सबसे लास्ट में होना चाहिए था, मेरे हिसाब से ये चैप्टर सबसे लास्ट में होना चाहिए। क्यों, क्योंकि ऐसे ऐसे टर्म्स मिलेंगे जिसका फॉर्मूला आपने सुना ही ना हो। अगर मैं पूछूं आपसे सरफेस टेंशन, आपने सरफेस टेंशन सुना है क्या, मेरे ख्याल से तो नहीं सुना होगा। सरफेस टेंशन ये सुना है क्या, सरफेस टेंशन नहीं सुना है। क्यों, क्योंकि ये फ्लूइड्स में पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है, फ्लूइड में पढ़ेंगे। अभी तो सुना ही नहीं है, तो हम इसका फॉर्मूला ही नहीं पता, तो हम लिखेंगे कैसे। डायमेंशन लिखने के लिए आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। सरफेस टेंशन का फॉर्मूला ही नहीं पता तो हम डायमेंशन लिख ही नहीं सकते, ठीक है। इसलिए मैं मानता हूं कि ये चैप्टर को सबसे लास्ट में पढ़ना चाहिए था हमें, लेकिन सिंस एनसीईआरटी में सबसे पहला दे रखा है तो हम उसको रेस्पेक्ट करते हुए हम सबसे पहले पढ़ेंगे। तो सरफेस टेंशन क्या होती है, इसका स्टेटमेंट लिख देता हूं, फोर्स पर यूनिट लेंथ। अभी याद करोगे तो आने वाले टाइम में हेल्प होगी। फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स पर यूनिट लेंथ, बस इतना याद रखना, ठीक है। तो सरफेस टेंशन क्या होगी, फोर्स पर यूनिट लेंथ। फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, एम एल टी रेस टू पावर -2, और लेंथ के लिए एल यूज करेंगे। ये एल कैंसिल आउट होगी और हो जाएगा एम एल, तो बचा ही नहीं, 0, टी रेस टू पावर -2। फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स का क्या होता है, एम एल टी रेस टू पावर -2, और लेंथ के लिए पर यूनिट का मतलब डिवाइड होगा, ठीक है। ये एक याद रखना है, कौन सा याद रखना है आपको, फोर्स पर यूनिट लेंथ याद रखनी है। नेक्स्ट पे आते हैं, सरफेस टेंशन के बाद एक और टर्म लेता हूं, ठीक है, स्ट्रेस। स्ट्रेस भी नहीं सुना होगा आपने, इसको कैसे याद रखना है, फोर्स पर यूनिट एरिया। इसको कैसे याद रखना है, फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया, इस टाइप से याद रखना। स्ट्रेस इज व्हाट, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो स्ट्रेस कैसे लिखेंगे, स्ट्रेस का सिंबल बेसिकली सिग्मा से डिनोट किया जाता है, ठीक है, ये लेटर से डिनोट किया जाता है, ठीक है। कैसे लिखेंगे, फोर्स पर यूनिट एरिया, मतलब फोर्स अपॉन एरिया होती है, फोर्स अपॉन एरिया होती है, ठीक है। फोर्स के लिए क्या यूज करते हैं, मैंने याद करने को बोला था, एम एल टी रेज टू पावर -2, और एरिया क्या होती है, लेंथ इंटू ब्रेथ, मतलब एल स्क्वायर होगी, लेंथ इंटू ब्रेथ मतलब एल स्क्वायर होगी। एक एल कैंसिल आउट कर दो तो क्या होगी, एम, ये नीचे से ऊपर जाएगा तो -1 टी रेज टू पावर -2। आ गया स्ट्रेस का भी। अगर मैं प्रेशर के लिए पूछूं आपसे, प्रेशर क्या होती है, पहले प्रेशर का सुनो, थ्रस्ट पर यूनिट एरिया, थ्रस्ट पर यूनिट एरिया, ये याद रखो, स्टेटमेंट याद रखो, सब याद होगा। थ्रस्ट का मतलब क्या होता है, थ्रस्ट भी एक फोर्स ही है। थ्रस्ट क्या है, फोर्स है। परपेंडिकुलर फोर्स जो होती है उसी को हम थ्रस्ट बोलते हैं, आने वाले टाइम में सीखेंगे हम लोग इसके बारे में। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब फोर्स ही होता है,
इसका मतलब होता है फोर्स। तो प्रेशर का क्या होगा, प्रेशर का हो जाएगा फोर्स पर यूनिट एरिया। थ्रस्ट का मतलब होता है फोर्स और इसका मतलब होता है एरिया। तो फोर्स का क्या होगा, एम एल टी रेस टू पावर -2 और एरिया का हो जाएगा एल स्क्वायर, एल एल कैंसिल, एम एल रेस टू पावर -1 टी रेस टू पावर -2, ऐसा आएगा। अब देखो स्ट्रेस का भी वही है, प्रेशर का भी वही है। क्यों है वो, क्योंकि दोनों की यूनिट सेम है, दोनों की यूनिट सेम होती है। जिस भी फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट सेम होगी, अगर 4 फिजिकल क्वांटिटी है, चारों की यूनिट अगर सेम है तो चारों का डायमेंशन सेम होगा। एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल यहां से देख लो, यहां से देखो, कहां गया, ये देखो। स्पीड की यूनिट क्या होती है, स्पीड की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड, स्पीड की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड। इसकी डायमेंशन क्या है, 0 1 -1 टू द बेस mlt। वेलोसिटी की यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड, इसकी भी यूनिट क्या है 0, इसकी भी डायमेंशन क्या है 0 1 -1 टू द बेस mlt। दोनों सेम है क्योंकि यूनिट सेम है। आप स्पीड की यूनिट बोलो मीटर पर सेकंड, वेलोसिटी की यूनिट बोलो मीटर पर सेकंड, दोनों की यूनिट सेम है तो दोनों की डायमेंशन सेम होगी। ऐसा फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है, जिसकी यूनिट सेम होगी, ठीक है, उसकी डायमेंशन भी सेम होगी। कुछ और कराता हूं, आ जाओ देखते हैं, सब समझ में आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, देखते रहो। एक एग्जांपल ले रहा हूं, जैसे कि काइनेटिक एनर्जी का देखते हैं। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आपको पता होगा, हाफ एम वी स्क्वायर होती है, एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर। और पोटेंशियल एनर्जी लिखता हूं, पोटेंशियल एनर्जी जो आपने पढ़ रखा है वो क्या है, एम जी एच, एम जी एच पोटेंशियल एनर्जी। अगर यूनिट की बात करें हम, तो देखो जरा, इसकी यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट होती है जूल। इसकी यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट भी होती है जूल, इसकी यूनिट भी जूल होती है, ठीक है। अगर यूनिट सेम है तो डायमेंशन सेम होना चाहिए। इतना ही नहीं, छोड़ो, वर्क डन का भी लेता हूं, इसके सामने वर्क डन का भी लेता हूं। वर्क डन का क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, और इसकी यूनिट भी क्या होती है, जूल। इसका मतलब देखेंगे कि क्या क्या ये तीनों क्वांटिटी, तीनों क्वांटिटी की यूनिट सेम है तो क्या डायमेंशन सेम होगी। आ जाओ चेक करते, चेक करते। नंबर, नंबर का कोई डायमेंशन नहीं होता, क्योंकि नंबर का कोई यूनिट ही नहीं होता तो उसका डायमेंशन ही नहीं होगा। मास के लिए क्या लिखते हैं हम, एम। वेलोसिटी है, वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट के लिए लेंथ लिखते हैं, और वेलोसिटी का स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर कर दिया, तो ये क्या होगी, एम एल स्क्वायर टी की स्क्वायर। तो यहां पे क्या हो जाएगी, एम एल स्क्वायर टी रेस टू पावर -2। देखो इसका डायमेंशन तो यहां आ गया। पोटेंशियल एनर्जी का देखते हैं। पोटेंशियल एनर्जी का अगर लिखा जाए, पोटेंशियल एनर्जी के लिए क्या लिखे, एम जी एच। एम तो मास है, चलो ठीक है, ऐसा लिखता हूं, मास, ठीक है। जी मतलब होती है एक्सलरेशन, एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी या एक्सलरेशन, ठीक है, एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेलोसिटी अपॉन टाइम। और ये हाइट है, हाइट मतलब लेंथ ही है और कुछ नहीं है। मास के लिए हम यूज करेंगे एम, वेलोसिटी के लिए क्या लिखेंगे, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और टाइम मिलके टी स्क्वायर हो जाएगी। और हाइट मतलब लेंथ है, हाइट कितना, 10 मीटर, 5 मीटर हाइट, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगी, एम एल स्क्वायर टी रेस टू पावर -2। देखो दोनों का डायमेंशन सेम है। अच्छा वर्क डन का भी देख लेते ना। वर्क डन का क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का मैंने बोला था याद करने के लिए, एम एल टी रेस टू पावर -2, और डिस्प्लेसमेंट होती है एल। ये क्या हो जाएगी, एम एल स्क्वायर टी रेस टू पावर -2। अरे वाह, सही है। देखो जरा, तीनों की डायमेंशन फॉर्मूला सेम है। क्यों, क्योंकि तीनों का यूनिट सेम है। नंबर का कोई यूनिट नहीं होता, ये जो नंबर है इसका कोई यूनिट नहीं है। नंबर का कोई यूनिट नहीं है तो डायमेंशन भी नहीं होगा। ऐसा क्वांटिटी जिसका कोई यूनिट नहीं है उसका डायमेंशन नहीं होता। ऐसा क्वांटिटी जिसका कोई यूनिट नहीं होता उसका डायमेंशन नहीं होता। एक चीज बता रहा हूं, जैसे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अभी अभी आप क्लास 10 से पढ़ के आए हो तो ऑप्टिक्स आपको याद होगी। अगर मैं बोलूं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या पढ़ा था आपने, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। इसकी यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड। इसकी यूनिट क्या होगी, मीटर पर सेकेंड। दोनों की यूनिट सेम होगी तो दोनों कैंसिल आउट होगा, इसका कोई डायमेंशन ही नहीं है। जब किसी चीज का डायमेंशन नहीं होगी तो m0 l0 t0 लिखेंगे, m0 l0 t0 लिखेंगे।
इसका मतलब है कि ये एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, मतलब इसका कोई डायमेंशन ही नहीं है। ना तो ये मास के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ना तो लेंथ के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ना तो टाइम के ऊपर डिपेंड कर रहा है। क्लियर है? आगे बात करते हैं और, ठीक है। अच्छा, अगर मैं ऐसा पूछूं, एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अगर मैं पूछूं डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है। ऐसा लिखता हूं, फाइंड डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कौन से लेटर से डिनोट करते? कैपिटल जी से डिनोट करते। ये कहां पढ़ा था? पहले तो ये सोचो कहां पढ़ा था हमने, कहां पढ़ा था हमने? पढ़ा था ग्रेविटेशन में। अगर हमारे पास दो मास है m1 और m2, ठीक है, सेपरेटेड बाय डिस्टेंस r, तो इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज इक्वल्स टू g m1 m2 बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। तो जी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? यहां से देखो जरा, जी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? जी का डायमेंशन निकालना है तो फॉर्मूला पता होना चाहिए, फोर्स इंटू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय m1 इंटू m2, m1 इंटू m2। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? याद करने के लिए बोला था, एम एल टी रेज टू पावर -2। आर क्या है? डिस्टेंस है, डिस्टेंस का मतलब लेंथ। आर की स्क्वायर है तो इसकी स्क्वायर। मास इंटू मास, m इंटू m। एक m को करो कैंसिल, ये क्या हो जाएगी? m की पावर -1 होगी, ये ऊपर जाएगा तो -1, इसकी पावर 1 और इसकी पावर 2, तो l की पावर हो जाएगी 3, t की पावर हो जाएगी -2। बस, बस इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते। बिल्कुल जितेंद्र, आप 11th पहुंच गए अब। सही है। आ रहा है समझ में? आ रहा है समझ में? सब आएगा, कुछ नहीं। गुड, आगे आओ, नेक्स्ट देखते। और कुछ ले लेता हूँ। चलो देखते हैं इसका। चार्ज की क्या होगी? स्टक हो गया लगता है, नहीं। चार्ज, चार्ज की डायमेंशन क्या होगी? तो हमने कहां पढ़ा था? करंट में पढ़ा था। करंट इज इक्वल टू रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज बोलते हैं। चार्ज को मैं क्यू से डिनोट कर रहा हूं, चलो कोई नहीं। चार्ज का डायमेंशन क्या होगा? चार्ज कहां पढ़ा था? करंट इज इक्वल टू रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, क्यू बाई टी। आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी। ये क्या है? करंट है, ये क्या है? टाइम है। तो चार्ज को हम कैसे लिखेंगे? क्यू इज इक्वल टू आई इंटू टी। आई हालांकि कैपिटल होना चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं। करंट के लिए हम क्या यूज करते? ए यूज करते। और टाइम के लिए हम क्या यूज करते? टी यूज करते। इसमें मास है क्या? नहीं। लेंथ है क्या? नहीं। टाइम है क्या? हाँ। और ए का मतलब होता है एम्पियर। इसकी डायमेंशन फॉर्मूला ये हो गया। बस बेसिक बेसिक से फॉर्मूले याद होने चाहिए, बस बेसिक बेसिक से फॉर्मूले याद। करंट को कैसे डिफाइन करते हैं? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक है, ये सब लिखने की जरूरत नहीं, याद हो जाएगी आपको। ठीक। अच्छा, पोटेंशियल भी तो पढ़ा था अभी अभी आपने। पोटेंशियल, पोटेंशियल बोलो या फिर पोटेंशियल डिफरेंस बोलो। पोटेंशियल डिफरेंस, ये कौन सा पोटेंशियल है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। करंट इलेक्ट्रिसिटी में ही पढ़ा था आपने, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस। किससे डिनोट करते हैं हम इसको? वी से डिनोट करते हैं। अब याद करो जरा, पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या था? वर्क डन अपॉन चार्ज। क्या मैं ऐसा लिख दूं? वर्क डन अपॉन चार्ज, ठीक है। अब देखो, वर्क डन का तो मुझे पता है कि फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होती है, और चार्ज क्या होती है? करंट इंटू टाइम होती है। करंट इंटू टाइम होती है। तो फोर्स का तो मैंने बोला था याद करने के लिए, एम एल टी रेज टू पावर -2। डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है लेंथ। करंट के लिए यूज करते हैं हम ए, और टाइम के लिए यूज करते हैं टी। करंट के लिए ए क्यों यूज करें? क्योंकि करंट क्या है? एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। करंट क्या है? एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। देखो, करंट के लिए ए यूज करेंगे, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है। आ जाओ यहाँ पे, ठीक है। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो इसको क्या लिख सकता हूं? मैं ऐसा लिख सकता हूं कि, बताना जरा, एम एल स्क्वायर टी की पावर -3 और ए की पावर -1, बस ये आ जाएगा। वेरी गुड जितेंद्र, आपको फॉर्मूला याद है, गुड। अच्छा चलो, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला निकालते हैं। ओम्स लॉ आपने पढ़ा है? ओम्स लॉ में हमने क्या पढ़ा था? V इज इक्वल टू आई इंटू आर। तो रेजिस्टेंस की डायमेंशन क्या होगी? रेजिस्टेंस का क्या होगा? पोटेंशियल अपॉन करंट। पोटेंशियल अपॉन करंट, चलो आई ऐसा लिखता हूं, वरना लेंथ के साथ कंफ्यूज हो जाता हूं मैं, ठीक है। रेजिस्टेंस का डायमेंशन क्या होगा?
रेजिस्टेंस की डायमेंशन क्या होगी, v इज इक्वल्स टू आई आर, आर इज इक्वल्स टू वी बाई आई। ये क्या है v, v क्या होती है, पोटेंशियल। पोटेंशियल क्या होती है, फॉर्मूला याद नहीं है तो ऐसा करो, पोटेंशियल सबका याद रख नहीं सकते तो डिराइव करेंगे हम लोग। पोटेंशियल का मतलब क्या होता है, वर्क डन अपॉन चार्ज, वर्क डन अपॉन चार्ज, और यहाँ पे आ गई करंट, ऐसा लिखो। वर्क डन क्या होगी, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होगी। चार्ज क्या होती है, करंट इंटू टाइम होती है, और यहाँ पे क्या है, करंट है। तो फोर्स का होता है एम एल टी रेस टू पावर -2, डिस्प्लेसमेंट का होता है एल। करंट के लिए यूज करेंगे करंट इंटू करंट, तो करंट की स्क्वायर मतलब ए की स्क्वायर, और ये टाइम है। इसको अगर मैं लिखना चाहूं तो ऐसा लिखूंगा, एम इसकी पावर 1 इसकी पावर 1 2, टी की पावर -3, ए की पावर -2, बस खत्म, खत्म। खत्म, कुछ नहीं करना है। आओ आगे करते, एक और करेंगे, ठीक है। अगर मैं बोलूं इसका एनर्जी का, या फिर ऐसा, एनर्जी का तो वही होगा ना, जूल, जूल से तो हम निकाल सकते हैं। अगर मैं पूछूं कोई भी एनर्जी, अगर कभी ऐसा पूछ दिया जाए एनर्जी का क्या होगा, तो आप एनर्जी का कौन सा एनर्जी नहीं पता, हमें कौन सा एनर्जी नहीं पता, तो आप क्या करो, एनर्जी का यूनिट क्या होता है, जूल होता है। और जूल किसकी यूनिट होती है, वर्क डन की यूनिट होती है। तो वर्क डन का फॉर्मूला अगर याद है तब भी निकाल सकते हैं हम लोग। एनर्जी का पूछा जाए तो हमें एनर्जी कौन सा एनर्जी पूछा है नहीं पता, ऐसा सोचो एनर्जी की यूनिट क्या होगी, इसकी यूनिट जूल होती है, और वर्क डन की भी यूनिट क्या होती है, जूल। तो वर्क डन वाला फॉर्मूला निकाल के लगा दो, वर्क डन क्या होती है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। यही होगा एनर्जी का भी, डायमेंशन तो सेम ही होगी, अगर यूनिट सेम है तो डायमेंशन सेम होगा। फोर्स का होता है एम एल टी रेस टू पावर -2, और डिस्प्लेसमेंट होती है एल, तो ये हो जाएगी एम एल स्क्वायर टी रेस टू पावर -2। आ गया, आ गया, ठीक है। और कुछ देखोगे, और कुछ देखते आओ। कुछ और निकालता हूँ। टॉर्क, अब कुछ कुछ पॉइंट याद कराता हूं, चलो, ठीक है। एक टर्म समझना है, टॉर्क। टॉर्क आपने सुना नहीं होगा, हो सकता है, तो इसको ऐसा लिखना, टॉर्क क्या होती है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। आप ऐसा वर्ड में याद रखो, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ऐसा करके याद रखना। इसका मतलब क्या है, फोर्स इंटू डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब डिस्टेंस ही है ना। फोर्स का होता है एम एल टी रेस टू पावर -2, और डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है एल, तो एम एल स्क्वायर इंटू टी रेस टू पावर -2, ये हो गया। टॉर्क का भी समझ में आ गया, ये स्टेटमेंट याद रखना, टॉर्क क्या होती है, ये सब चीजें आने वाले टाइम में देखेंगे हम लोग, ठीक है। टॉर्क के बाद आ जाओ, एक और टर्म देखते हैं, मोमेंटम। मोमेंटम तो याद होगा मेरे ख्याल से, मोमेंटम को कौन से लेटर से डिनोट करते हैं, पी से। मोमेंटम क्या होती है, मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी, मास के लिए हम यूज करते हैं एम, और वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो ये हो जाएगी एम एल वन टी रेस टू पावर -1, ये आ जाएगा, मोमेंटम की आ जाती है। इंपल्स अगर मैं बोलूं, इंपल्स, इंपल्स क्या होती है, फोर्स एक्टिंग फॉर स्मॉल ड्यूरेशन ऑफ टाइम, फोर्स इनटू टाइम बोलते हैं। फोर्स का याद करने के लिए बोला था एम एल टी रेस टू पावर -2 होती है, और टाइम के लिए टी यूज करेंगे, तो ये क्या होगी, एम एल टी रेस टू पावर -1, 1 1। और कुछ देखते हैं आओ। एक होती है वेलोसिटी ग्रेडियंट, इसके बारे में भी देख लो, काफी लोग पढ़ते हैं इसको भी। वेलोसिटी ग्रेडियंट, ये क्या होती है, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट लेंथ। इसका मतलब होता है, इसको ऐसा करके याद रखना, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट लेंथ। चेंज इन वेलोसिटी या वेलोसिटी लिख लो, एक ही बात है, वेलोसिटी अपॉन लेंथ। वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और लेंथ के लिए एल, तो ये एल और ये एल कैंसिल होगा, तो यहां पे क्या बच जाएगा, एम जीरो है, एल भी जीरो हो गया, टाइम कितना हो गया, ये ऊपर जाएगा तो -1। वेलोसिटी ग्रेडियंट, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। एक और देखते हैं हम लोग,
करने के लिए बहुत सारा चीज कर सकते हैं अभी। आ रहा है समझ में? अब देखो एक क्वेश्चन है इस टाइप से, प्लैंक्स कांस्टेंट पूछते हैं, ठीक है, PLANKS, प्लैंक्स कांस्टेंट, जिसको हम H से डिनोट करते हैं, ठीक है। ये होती है एनर्जी E इज इक्वल टू H इंटू एफ होती है। ये केमिस्ट्री में पढ़ोगे जल्द ही जल्द। रुको जरा कमेंट, ये हो गई। गुड। ये फ्रीक्वेंसी का क्या होगा, पहले फ्रीक्वेंसी का निकाल लेते हैं। तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है? 1 बाय टाइम पीरियड होती है। रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड इज फ्रीक्वेंसी। तो 1/t होगा, तो ये क्या होगी, m0l0 t⁻⁻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 ⁻मुझे याद नहीं है, तो चलो एक काम करते हैं, वर्क डन का याद कर लेते हैं, क्योंकि एनर्जी की यूनिट भी जूल होती है, वर्क डन का भी यूनिट जूल होता है। तो ये क्या होगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स के लिए लिखूंगा ml t⁻⁻2 और डिस्प्लेसमेंट के लिए l लिखूंगा। और फ्रीक्वेंसी की क्या होती है, 1/टाइम पीरियड होती है, 1/t। तो ये क्या हो जाएगी, ml² t⁻⁻2 और एक ये t ऊपर आ जाएगी 1, तो इसको हम ऐसा लिखेंगे ml² t⁻⁻1। खत्म, इतना ही करते हैं। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे, ठीक है गौर। जितेंद्र, आप इसको याद करने की कोशिश करना, ठीक है। सारे टाइम, कभी भी ये गलती से भी कोशिश मत करना ये सब याद रखने की, आपको बस फोर्स का याद रखना है, ml t⁻⁻2। बाकी का सब धीरे धीरे करके सीख जाओगे। एक विस्कोसिटी होती है, ये सब कल कर लेंगे हम लोग आराम से, ठीक है। धीरे धीरे करके हम लोग बढ़ेंगे, 5 क्लास में मैं ये चैप्टर कंप्लीट कर दूंगा। तो आज के लिए इतना ही रखता हूँ, थैंक यू। कल मिलेंगे फिर सेम टाइम।